हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में है और लास्ट टॉपिक है मोशन इन प्लेन का। ओके, सो काफी इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन इसका नाम ही इसका मतलब आपको समझाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब कि स्पीड यूनिफॉर्म रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से हो रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल है कि आपके ऊपर जो फैन है वो रोटेट हो रहा है, कौन से पाथ में हो रहा है? टेबल फैन ले लो, ये फैन ले लो, तो जो अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो गोल गोल रोटेट हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है या कम ज्यादा हो रहा है? डेफिनेटली कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। तो अगर हमारे ऊपर जो फैन है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसको डिफाइन करना है, काफी इजी चीज है। इट इज डिफाइंड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ constant speed in circular path is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, कि मान लो कि अगर मैं बात करूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मान लो कि मैंने बोला कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसकी रेडियस r है, तो गिवन पॉइंट पर हम स्पीड कैसे बोल देंगे? वेलोसिटी टेंजेंट बनाकर। अगेन मैं यहाँ पर की बात करूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंट बनाएंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। यहाँ पर भी हम टेंजेंट बनाकर करेंगे, यहाँ पर भी हम टेंजेंट बनाकर करेंगे वेलोसिटी। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, बी केयरफुल, नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं बोल दूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, सो इसके हर एक पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हो अलग अलग है। मतलब हम बोल देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी कभी नहीं होगी। कई को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। मान लो कि मैं ये पॉइंट कंसीडर करूंगा तो डायरेक्शन से यहां से हम टेंजेंट बनाएंगे। इसी डायरेक्शन में क्यों बनाया, उस साइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड हो रही है, इस साइड हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो उसी डायरेक्शन में मैंने टेंजेंट बना दिया। सो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी नहीं रहेगी। दैट्स इट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास एक्सेलरेशन डेफिनेटली होगा, भले कांस्टेंट स्पीड हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्शन अलग अलग है। सो वी विल कंसीडर इट एज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो बच्चों ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, काफी बेसिक चीज है, इसके लिए हम एक्सेलरेशन का डेरिवेशन भी करने ही वाले हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है वो हम स्टडी कर ले। ओके, इसके बाद में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। नाउ कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होने वाले हैं उसमें सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पॉइंट पी पर टी टाइम पर है, उसका एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है बच्चों? 30 डिग्री। इनिशियली आपने ऑब्जर्व किया ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आपने t = 0 पर इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री पर है। अब आफ्टर सम टाइम मैंने बोल दिया कि ये क्यू पॉइंट पर पहुंचा आफ्टर t = t सेकंड। अब ये कितना एंगल पर है? मैंने बोल दिया 50 डिग्री पर है। सो फाइनली उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज p to q, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, दैट इज pq स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस कवर्ड दैट इज arc pq। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ नहीं है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एंगल। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बोथ रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन of angle, that is angular displacement. It's how much? It's 50 minus 30, that is 20 degree. तो सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि पहला एंगल मेरा θ1 है, ये θ2 है, then what is the angular displacement? It's delta theta. Angular displacement that is delta theta, that is final angular position minus initial angular position. इसको हम क्या बोलेंगे? Final angular position minus initial angular position. That's it. So it is the very simplest meaning of angular displacement. अगर हमें फाइंड करना है तो बच्चों
तो सिंपली ये जब भी बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं अगर हम, तो ये पी क्यू और आर पी क्यू सेम होगा। सो बी केयरफुल, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अगर छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करूंगा तो पी क्यू और आर्क पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू और सिंपली स्ट्रेट लाइन की लेंथ पी क्यू, वो दोनों सेम हो गए। टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है तो हम नियरली इसको सेम बोल सकते हैं। ओके, कि इतना नहीं है 0 to 2 सेकंड तक, 0 to 1 सेकंड तक, 0 to 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, उतना ही है। ओके, ये तो मैंने आपको थोड़ा अलग इसलिए दिखाया कि आपको मालूम पड़े, दिख सके, वरना एक्चुअली छोटा सा टाइम इंटरवल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही छोटा सा होगा। अब मजा आया नहीं आया ना इतना ऑब्जर्व करने में, इसलिए हमने ये जूम करके आपके सामने रखा है। सो अब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस, मान लो ये डिस्टेंस एस है। ओके, सो ये रेडियस आर है इसकी सर्कुलर पाथ की, सो हम लिख सकते हैं इट्स एस बाय आर या डेल्टा एस बाय आर, चॉइस इज योर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एस, इट इज मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, दैट इज मीटर, बट ये तो एंगल हुआ, सो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। So unit of angular displacement is what? Radian. Okay, ये मत सोचना कि मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है तो 1 बचेगा, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा में मेजर करते हैं, कितना डिग्री हुआ, पहले 30 था फिर 50 हुआ, माइनस मतलब कितना किया, तो टोटल आंसर है 20 डिग्री। तो फाइनली वो किस में मेजर करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट याद करो, दैट इज व्हाट, रेडियन। सो बच्चों ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो बच्चों ये सिंपल आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कि लाइक वेलोसिटी के लिए मैं जा रहा था तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा था देन इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ओके, सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा था देन इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा था देन इट इज डीवी बाय डी। ये चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। ओके, तो यही चीज में आपको आगे क्या लगाना है, एंगुलर। तो अगर मैं सिंपल वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी v bar, it's nothing but the ratio of angular displacement, it's nothing but the ratio of angular displacement by time interval। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा के साथ दिखाए, टाइम को डेल्टा टी या टी से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेडियन पर सेकंड। अब से एंगुलर वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो इंस्टेंटेनियस और ये इसको हम सिंबल एक थोड़ा अलग दिखा देते हैं बच्चों ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हमने रख दिया ओमेगा, क्या रखा बच्चों, ओमेगा। सो ओमेगा बार है, उसमें से इंस्टेंटेनियस में निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा का डी थीटा, डेल्टा टी का डी टी। अब ये बारी बारी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ये कैसे आया। ओके, सो इट्स फाइनली व्हाट, डी थीटा बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So ये हो गया instantaneous angular velocity. Now we want to find the relation between angular velocity, linear velocity and angular velocity. Okay, so let us see the relation between linear velocity that is v and angular वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। मुझे इसका रिलेशन चाहिए बच्चों, तो सिंपली मुझे इतना मालूम है, डेल्टा थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। सो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा थीटा है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इस साइड भी डेल्टा एस को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो फाइनली डेल्टा थीटा बाई डी, इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, दैट इज 1 बाय आर डी एस बाई डी।
So finally बच्चों d theta by dt it's nothing but angular velocity. 1 by r ds by dt it's nothing but linear velocity. आप जानते हो ना linear velocity that is what dx by dt dy by dt ऐसे ही ds by dt है, ऐसे stands for displacement. d theta stands for angular displacement. So बच्चों v is equal to what omega into r या फिर r omega से याद रखो. So here it is the relation between the linear velocity and angular velocity. अब इसमें बच्चे काफी दफा क्या कर देते मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर. चांसेस तो है ही और करते भी है बच्चों. तो सिंपली कि ओमेगा का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड, मतलब ये टर्म्स का भी यूनिट रेडियन पर सेकंड आना चाहिए. चलो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर, सो फाइनली इट्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड. मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक कर लो, पता चल जाएगा सही हुआ या गलत हुआ. लाइक इसमें ओमेगा का क्या यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, आर का मीटर, सो फाइनली इट्स व्हाट मीटर पर सेकंड. लीनियर वेलोसिटी का यूनिट हो गया. लीनियर वेलोसिटी है तो कोई एंगल तो कवर हुआ ही नहीं, इसलिए हम रेडियन यूज नहीं करते. सो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड. सो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए आप वेरीफाई कर सकते हो, एक बार नहीं हर बार. सो ये हो गया बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ओके, सो अब हम बच्चों देखने वाले हैं एक्सेलरेशन. ओके, कि एक्सेलरेशन क्या है. सो लेट अस सी एंगुलर एक्सेलरेशन. सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लो आप. तो अब बात करें एक्सेलरेशन की. एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन तो आप जानते हो क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. उसमें सबसे पहले एवरेज ही देखने वाले हैं. तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा के साथ दिखा रहा हूं. बी क्या रखो, जैसे मैंने एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ दिखाया, सिंबल अलग रखना ही पड़ेगा वरना मिक्सअप हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट्स नथिंग बट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल change in angular velocity by time interval. It is nothing but change in angular velocity. Simply acceleration क्या था, change in velocity. अब angular acceleration क्या होगा, change in angular velocity by time interval. So बच्चों मुझे सिर्फ इतना बताओ, angular velocity का यूनिट क्या होता है हमारे यहाँ, इट्स रेडियन पर सेकंड. टाइम का क्या होता है सेकंड. सो सेकंड कैंसिल नहीं होगा, मेहरबानी करना. इट्स व्हाट, इट्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो इन शॉर्ट मीटर की जगह पर एंगुलर आए तो मीटर को कौन रिप्लेस कर देगा, रेडियन. अगर याद रखना चाहते हो तो, याद मत रखो समझो. ओके, सो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन. अब मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए. एंगुलर एक्सेलरेशन. सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा बच्चों, तो यहां से मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी. अगेन बाकी सब प्रोसीजर से हम डिफरेंशिएशन करते तब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाती है बच्चों. सो कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, now we want to find the relation between angular acceleration alpha and linear acceleration ए. ओके, हमें ये रिलेशन चाहिए बच्चों. ओके, सो सिंपली हम क्या करेंगे, तो बच्चों जैसे मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी यूज करके क्या निकाला उनका रिलेशन, तो वैसे ही एक्सेलरेशन है तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ध्यान से देखना बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है. v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा आर. तो मैं दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा, dv बाई dt इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है, सो इट्स फाइनली d ओमेगा बाई dt. So finally dv by dt that is linear acceleration, r d omega by dt that is angular acceleration. So here it's nothing but relation between linear acceleration, here it is
लीनियर एक्सेलरेशन, अगेन यूनिट से आइडेंटिफाई कर लो, वो डायमेंशन एनालिसिस है कि सही बना या गलत बना। इट्स नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सिमिलरली यहां पर v क्या था, इट्स नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी। r इज सॉरी ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे काफी दफा इसमें गलती कर देते हैं। लीनियर वेलोसिटी दैट इज लीनियर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ओके, सो ये बच्चों हमने स्टडी किया रिलेशन। नाउ इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपको याद रहे तो रखना है वरना नहीं रखना है। v इज इक्वल टू ऑलवेज ओमेगा क्रॉस r होता है, नहीं रहता है तो जाने दो। चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल डायनेमिक्स में हम फिर से स्टडी करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो भी स्टडी करेंगे। आपको भी सिर्फ मालूम हो कि ऐसा भी कुछ होता है, इसलिए ये आपके सामने रख रहा हूँ। a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। ओके, वेक्टर दोनों वेक्टर ही है, तो हम वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोचना मत कि सर यहाँ पर r क्रॉस अल्फा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिखा, वो सोचना ही मत। सिर्फ 3 चैप्टर का वेट कर लो, क्योंकि अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है, तो खाली खोटा दिमाग पर बोझ नहीं लेना है। ओके, वहां पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो बी काम नाउ, इसको लिख लो सबसे पहले प्रॉपर्ली। आई होप अब हो गया होगा बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट हम देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल मैंने बोला, तो सेंट्रीपिटल का सिर्फ मतलब आप सुन लो कि उसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब वो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा हो, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। So let us see centripetal acceleration. Centripetal acceleration. So centripetal acceleration किसे कहते हैं? सिंपल कि बच्चों हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि पॉइंट P पर ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पॉइंट Q पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अगर यहां से देखो तो इसकी वेलोसिटी R पॉइंट पर यहां पर है, S पॉइंट पर यहां पर है। चलो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो वेलोसिटी गिवन पॉइंट पर टेंजेंट बनाकर मिलती है, ये आप जानते हो। सो अगेन अगर हम देखें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल पाथ में घूमता है तो उस पर टुवर्ड्स द सेंटर कुछ एक्सेलरेशन लगता है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इसका यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इस पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि जितने भी कोई भी पॉइंट्स हो, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगता है। ओके, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्यों लगता है, ओके, तो उसका रीजन भी है और वही डेरिवेशन के साथ मैं समझाने वाला हूं। सो बच्चों अभी तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, अब इसी का डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं कि मान लो कि हम अभी O पॉइंट से, मान लो कि ये P पॉइंट है यहाँ पर, और वहां पर इसकी वेलोसिटी मैंने बोल दी कितनी है, v1, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये Q पॉइंट पर पहुंचा, मान लो कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है बच्चों। सो अब अगर हम देखें तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने बोल दिया इनिशियल और फाइनल के बीच का जो भी एंगल होगा वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी रेडियस r है। सो अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा s, सिंपली आप s बोलो, डेल्टा x बोलो या डेल्टा s बोलो, चॉइस इज योर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देंगे डेल्टा s। सो अगर मैं इसका बच्चों वेलोसिटी वेक्टर v1 यहाँ पर है, v2 यहाँ पर है, सिंपली एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है ना वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मतलब मैं बोलूं कि v1 यहाँ पर है, v2 यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है बच्चों।
सो अभी इस पर ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन इतना समझो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ओके, सिर्फ इतना समझना है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से, कि V1 को उठाकर V1 जितना मैग्नीट्यूड वाला एक V1 वेक्टर बना रहा हूं, जिसको नाम दे दिया AB। सिमिलरली V2 की डायरेक्शन में इसी पॉइंट से मैं दूसरा वेक्टर बना रहा हूं, जिसका नाम दे दिया V2। सो फाइनली इसको मैंने बोल दिया C। तो फाइनली बच्चों इनिशियल वेलोसिटी V1 यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा V मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर, तो चेंज इन वेलोसिटी दोनों को कनेक्ट करो, जो भी लाइन मिल रही है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सो अगेन आप देखो तो रिजल्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जहां पर दो हेड मिलते हैं, जहां पर दो टेल मिलते हैं, वो हमारा रिजल्टेंट है। मतलब कि इस हालात में अगर हम देखें तो इस हालात में V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V है। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं डेल्टा V इट्स नथिंग बट V2 माइनस V1। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि V2 माइनस V1 इस डायरेक्शन में डेल्टा V की डायरेक्शन ये हुई, कौन सी डायरेक्शन हुई, इट्स टुवर्ड्स द सेंटर। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर नॉट विल, वी ऑलवेज कंसीडर कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। काई को होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। ये सिर्फ इन दो पॉइंट्स की बात नहीं है, चाहे आप ये पॉइंट कंसीडर करो, ये पॉइंट कंसीडर करो, उसका ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी आप देखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर ही मिलने वाली है। ओके, नहीं यहाँ पर हो तो भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगा, यहाँ पर होगा तो भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, कोई भी पॉइंट पर होगा एक्सेलरेशन कहां पर मिलेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। मानने में नहीं आ रहा तो एक काम करो, एक स्ट्रिंग लो 1 मीटर की, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप बांध दो रिजिडली। अब उसको घुमाओ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को घुमाओगे कांस्टेंट स्पीड से घुमाओ, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ की साइड कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला m/a होता है। सो आपके हाथ की साइड आप जब भी उसको घुमाओगे कांस्टेंट स्पीड से, तो हाथ की साइड कुछ ना कुछ फोर्स लगता है स्ट्रिंग से वाया रिटर्न आकर, तो वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। घर पर एक्टिविटी कर लो, अगर किसी को ऐसा लगे कि सर मेरे को फील नहीं हुआ, मुझे फिर से पूछो, उसी वक्त पूछो कि सर ये फील नहीं हो रहा है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। ओके, सो ये हो गया बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन देखो कि अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर करें, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो यहां पर जो डेल्टा थीटा है, देखो मैंने ये टेंजेंट बनाया, ये भी टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट होता है वो तो रेडियस से ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर करें तो ये जो एंगल है वही डेल्टा थीटा ये रहने वाला है बच्चों। और एक चीज देखें तो V1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, V1 का मैग्नीट्यूड V होगा, स्पीड तो सेम रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। V2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, V होगा। मतलब कि अगर हम इन दोनों को देखें तो वेलोसिटी यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर R सेम, डेल्टा थीटा सेम। मतलब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लिखे तो ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल BAC हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो साइड सेम है दोनों में और थीटा सेम। ओके, सो स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, बी केयरफुल स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे वो गिवन इंस्टेंट के लिए फाइंड करने वाले हैं। सो PO मैं अगर PO कंसीडर करूं तो इस साइड मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, BA। PO बाई PQ कंसीडर करूंगा, तो मान लो कि मैंने PO बाई PQ कंसीडर किया, तो इस साइड में कंसीडर करूंगा BA बाय BC। सो सिंपली PO कितना है, PO दैट इज R, PQ कितना है दैट इज डेल्टा F, BA कितना है V1 मतलब V, BC कितना है डेल्टा V, मैग्नीट्यूड रखते। सो फाइनली बच्चों डेल्टा V को सब्जेक्ट बनाओ, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V बाय R इंटू डेल्टा F। हमें फाइंड क्या करना है, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अवेलेबल क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है डेल्टा V बाय डेल्टा T। लेकिन एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बोल रहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट स्टेप कर देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। डेल्टा V बाय डेल्टा T दैट इज V बाय R डेल्टा F बाय डेल्टा T। लेकिन यहां से तो एवरेज मिलेगा, हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए। सो फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा V बाय डेल्टा T को लिख देंगे dV बाय dt इज इक्वल टू V बाय R ds बाय dt।
सो आप भली भांति जानते हो dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अभी कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली v बाय r ds बाई dt होगा वेलोसिटी, स्पीड सॉरी अभी। सो बिकॉज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt और वेलोसिटी स्पीड v दैट इज ds बाई dt। वेलोसिटी बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है। सो बच्चों ये फाइनली आपको AC मिला v स्क्वायर बाय r। सो हियर इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन ये वन ऑफ द फॉर्मूला है, हमें ये जो भी फॉर्मूला मिला वो वन ऑफ द फॉर्मूला है, इसमें से आप दूसरा तीसरा डिराइव कर सकते हो, क्योंकि आप भली बात ही जानते हो कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो v की जगह पर अगर r ओमेगा रखूं, सो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, सो फाइनली इट्स r ओमेगा स्क्वायर। सो ये अगेन दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों। सिमिलरली इसी इक्वेशन में r की जगह पर हम रखे v बाय ओमेगा, तो सो लेट अस सी नाउ AC इज इक्वल टू v स्क्वायर r दैट इज v बाय ओमेगा, एक एक v गया, सो इट्स ओमेगा इनटू v, इट्स वन अनदर फॉर्मूला बच्चों। सो हमने ये देखा कि अलग अलग तीन फॉर्मूला मिले, ओके। और एक चीज अभी हम देखें कि अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है, स्मॉल 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 ये करते जाए, अगर मैं P टू Q तक का टाइम इंटरवल स्मॉल करता जाऊंगा, स्मॉल करता जाऊंगा, स्मॉल करता जाऊंगा, तो सिंपली बच्चों एक ही मिनट आपको क्लियरली समझाना है, इसलिए मान लो ये OP है, ये OQ है रेड वाला, ओके। ये डेल्टा डी टाइम में था, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल करता जाऊंगा, स्मॉल करता जाऊंगा, स्मॉल करता जाऊंगा और स्मॉल कर दिया, सो फाइनली थीटा कितना हो जाएगा। पहले डेल्टा डी था, जब टाइम इंटरवल मैंने मान लिया कि कुछ है 2 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन उसको स्मॉल करूंगा स्मॉल करूंगा स्मॉल करूंगा, तो P टू Q के बीच में डेल्टा थीटा टेंड्स टू व्हाट, इट्स नियरली जीरो, या इट्स नियरली जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा V है मेरा, ये डेल्टा थीटा जीरो कर दूंगा, तो ये मेरा V1 कैसे आ जाएगा, इट्स लाइक दैट, ओके। मतलब कि ये थीटा आप जीरो कर दोगे तो V1 V2 सेम आ गए, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। सिंपल सी बात है कि जब भी हम टाइम इंटरवल स्मॉल करेंगे ये थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो गया मतलब ये वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, गिवन इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो हम अगर बोले इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये फाइनली इससे परपेंडिकुलर हो गई, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि v यहां पर है तो एक्सेलरेशन उससे परपेंडिकुलर होगा। इन शॉर्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेलोसिटी, गिवन स्पीड, ओके। हर एक पॉइंट पर, लाइक मैं यहां पर ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा, वेलोसिटी v मिली तो उससे परपेंडिकुलर मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ओके। क्योंकि ये टेंजेंट है, वेलोसिटी टेंजेंट है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो टुवर्ड्स द सेंटर अगर ये लगा और वहां से हम टेंजेंट बनाएंगे, आप भली बात ही जानते हो कि 10th स्टैंडर्ड में 10th चैप्टर सर्कल में ये थियरम आया हुआ है कि टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो आप देख लो, वेलोसिटी टेंजेंट बनाकर करता हूं और एक्सेलरेशन ऑलवेज सेंटर को कनेक्ट करूंगा वो रेडियस वेक्टर के साथ होगा, मतलब ये दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर हो गए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज always perpendicular to velocity at a given instant of time, okay। given instant of time पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उससे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म बोल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो मैं कोई जवाबदारी नहीं लेता हूं। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तभी, ओके। सो बच्चों ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डेरिवेशन मिनिमम 5 टाइम्स करना पड़ेगा। जो भी बच्चे को ऐसा लगा कि मैंने 2 टाइम कर दिया और आ गया, वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, ओके। सो दैट्स इट। अब बच्चों हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुई तो क्या होगा। सो लेट अस सी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है, ओके। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरी करेगा। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ उसका मतलब है कि मान लो कि मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस पॉइंट पर ऐसा जरूर नहीं कि 10 मीटर हो,
इट मे बी 5, इट मे बी 8, इट हियर इट मे बी 9 और इट मे बी 10। मतलब कि स्पीड हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहेगी, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर 10 है तो अब कोई जगह पर 10 होगी ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट होती रहेगी। ओके, वेरी होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बच्चों सर्कुलर मोशन। तो लाइक मान लो कि मैं ओरिजिन से ये पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस पॉइंट पर तो वेलोसिटी फिक्स होगी, उस पॉइंट पर तो स्पीड फिक्स होगी कि सपोज 10 है या 8 है, तो मैंने यहाँ से स्पीड निकाली, टेंजेंट बनाकर निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली होगा क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों? क्योंकि गिवन पॉइंट पर स्पीड अलग अलग हो रही है, तो इसी पॉइंट पर अगर हम देखें तो दूसरा एक्सेलरेशन लगेगा, वो कौन सा लगेगा? रेडियल लगेगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगता ही है, लेकिन साथ में गिवन पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रही है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कुछ होगा। ओके, सो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखें तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे कुछ मिलता है, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल क्यों लगा? तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ ना उसका, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज है। सो और रेडियल एक्सेलरेशन इट्स नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट? इट्स v स्क्वायर बाय r। तो बी केयरफुल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसमें लीनियर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा और सेंट्रीपिटल भी लगेगा। ओके, उसमें नेट एक्सेलरेशन कुछ होगा जो टुवर्ड द सेंटर भी नहीं होगा और टेंजेंशियली भी नहीं होगा, इसलिए मैंने नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर दिखाया। तो टेंजेंशियली जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? अल्फा इंटू आर, वेयर अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो फाइनली हमने देखा कि ये दोनों होंगे तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये सर्कल के रेडियस के साथ है, टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होते हैं। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट अंडर रूट at स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज ar स्क्वायर। रेडियल मतलब टुवर्ड द सेंटर, जिसको आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चॉइस इज योर। सो फाइनली इट्स नथिंग बट अल्फा r स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर। सो इट्स योर आंसर बच्चों। ओके, तो ये जो भी मैंने बात की वो किसके लिए की बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए की। ओके, सो दैट्स इट बच्चों, इसमें कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी हम इसी के रिगार्डिंगली एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो लेट अस सी, एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो अभी हम देखें यहाँ पर तो सारे इजी है बच्चों, इतने कोई हार्ड क्वेश्चंस अभी है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का एक है वो कर देते हैं। एनसीईआरटी का है वो कि इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। कोई इंसेक्ट रेडियस 12 सेंटीमीटर में ट्रैप फंस गया है। ओके, मतलब हमें रेडियस बच्चों दी गई है 12 सेंटीमीटर। नाउ moves along a groove steadily and completes the 7 revolution in 100 seconds. Number of revolution that is 7, टाइम t लगा रहा है उसके लिए 100 सेकंड। ओके, 7 रिवोल्यूशन किया। नाउ व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन? तो बच्चों सिंपली कितने रिवोल्यूशन किए? 7 रिवोल्यूशन, कितने टाइम में? 100 सेकंड। तो सिंपल बच्चों, एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये छोटी सी चीज है, फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में मान लो मैंने 10 बार ऐसे हाथ रिवोल्व किया तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी? 10। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन अ गिवन टाइम दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन गिवन टाइम पीरियड दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो बच्चों वी कैन कंसिडर कि फ्रीक्वेंसी f के लिए अगर मैं जाऊं तो देखो सिंपल सी बात है कि 7 रिवोल्यूशन करने से कितना टाइम लगा? 100 सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 रिवोल्यूशन के लिए 100 सेकंड लगा, तो 100 सेकंड है बच्चों, उसमें 7 रिवोल्यूशन हुए, तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन? इट्स योर फ्रीक्वेंसी दैट इज 7/7।
100। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन गिवन टाइम पीरियड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी एफ दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन गिवन टाइम पीरियड। सो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? सो हमें फाइंड करना है एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ मोशन। तो फर्स्ट बच्चों एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा याद करो। तो सिंपली बच्चों एंगुलर स्पीड बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, इट्स नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इट्स 2 पाई। एक कंप्लीट में यहां पर हूं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई हुआ, 0 नहीं हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो फाइनली 360 डिग्री वो घुमा, मतलब 2 पाई हुआ। टाइम पीरियड उसके लिए कितना लगा? कैपिटल टी, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम टी। सो इसको 1/t को हम एफ भी लिख सकते हैं। सो इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर स्पीड बोलो, दोनों सेम। सो एंगुलर स्पीड ओमेगा का ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों 2 पाई एफ। सो दैट इज 2 पाई मतलब 22/7 और फ्रीक्वेंसी मतलब 7/100। तो ये गया। सो इट्स 0.44 यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। इट्स योर एंगुलर स्पीड। नाउ लीनियर स्पीड फाइंड करनी है बच्चों। सो लीनियर स्पीड क्या होता है आप फॉर्मूला जानते हो। लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो यू नो वेरी वेल, आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.12, ओमेगा दैट इज 0.14। सो फाइनली what is the value of v? It's 5.28 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड। चलो ये लीनियर स्पीड मिल गई बच्चों। नाउ इज एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? ओके, तो देखो कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ऑलवेज क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब हम बोल देंगे कांस्टेंट वेक्टर है। ओके, लेकिन अब हम देखें एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा है, सी नॉट एक्सेलरेशन, बी केयरफुल, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? सी कि अगर यहां पर फंस गया है, ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो इस जगह से एक्सेलरेशन यहां पर मिला, इस पॉइंट पर होगा तो यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट पर यहां पर मिलेगा। एक्सेलरेशन पूछा होगा तो हम बोल देंगे डेफिनेटली एक कांस्टेंट है। लेकिन हमें पूछा है एक्सेलरेशन वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग है ना, भले टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन यहां से इस साइड है, यहां से इस साइड है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों सिंपली v स्क्वायर बाय r। ये आप फॉर्मूला जानते हो, एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट? इट्स v स्क्वायर बाय r। सो वी कैन फाइंड v, या ओमेगा स्क्वायर r से भी कर सकते हो बच्चों आप, ओमेगा स्क्वायर इंटू r, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा रखो और सिंप्लीफाई करो, तो जो बेटर रहता है वो आप करो। इट्स 0.44 उसका स्क्वायर r दैट इज 0.12 मीटर। So let us see it's how much acceleration. 2.32 into 10⁻² minus 2 meter per second square. It's your centripetal acceleration. Okay. Now next, what is its linear displacement? बच्चों 7 रिवोल्यूशन कर रहा है लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एंगुलर नहीं। कि मान लो कि ये इंसेक्ट यहां पर था, 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके उसी जगह पर आ गया, तो लीनियरली तो कुछ मूव हुआ नहीं, मतलब कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो बच्चों ये काफी बेसिक न्यूमेरिकल है, आप यहां पर मत रुकना, इसको थोड़ा बेसिकली याद करो। फ्रीक्वेंसी दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट? ओके, गिवन टाइम में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं वो, इसका फॉर्मूला याद मत रखो, फ्रीक्वेंसी को समझो कि 1 सेकंड में अगर 10 रिवोल्यूशन हुए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10, अगर 2 सेकंड में 10 हुए तो 10/2, 3 सेकंड में 10 हुए तो 10/3। सो इन दैट वे यू कैन डिटरमाइन। ओके, सो ये काफी बेसिक न्यूमेरिकल और इसमें कोई इतने हार्ड न्यूमेरिकल बच्चों कभी होते नहीं है। सो सक्सेस आज यहां तक रुकते हैं बच्चों। ओके,